नमस्कार दोस्तों, नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपको ये नई कहानी पसंद आएगी। आज से कहानी रोज़ आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तू मेरा सुकून, लव बाय चांस, एपिसोड नंबर 1। एक बड़ा सा कमरा और उस कमरे में एक औरत गुस्से में अपने हाथ पर शादी के कार्ड के लिए देख चक्कर लगा रही है। कार्ड को देखते हुए वो औरत गुस्से से ही खुद से बोली। तुमने मुझे धोखा दिया है राधिका। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे मान से कराओगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। सोनाली राठौर को धोखा देने वालों को सोनाली आसानी से नहीं छोड़ती है। इतना कहकर उसने हाथ पर शादी के कार्ड को देखकर सोनाली ने उस कार्ड को गुस्से में मरोड़ कर अपने बेड पर फेंक दिया और गुस्से से बोली, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। रूही की शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे मान से। कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और राधिका के साथ उसकी बेटी रूही कमरे में आए। उन दोनों को देखकर सोनाली गुस्से से राधिका से बोली। सोनाली बोली, यह सब क्या है राधिका? मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा गिर जाओगी। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, सोनाली राठौर का फ़ायदा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? इतना कहकर सोनाली राधिका को पकड़ने के लिए आगे आई तो राधिका बोली, शांत हो जा सोनाली, मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से ही होगी, पर उससे पहले शिव सिंह राठौर के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसे तो मेरी बेटी अपने नाम कर ले। उसके बाद मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा आपस में शादी कर लेंगे। सोनाली बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। राधिका बोली, मेरा कहने का मतलब है कि कैसे भी करके धोखे से शादी से पहले प्रॉपर्टी के कागज पर उस बुढ़े ओम सिंह राठौर के साइन हो जाएं। उसके बाद तुम्हारा बेटा बनेगा राठौर इंडस्ट्री का सीईओ और मेरी बेटी बनेगी मान सिंह राठौर की बीवी। सोनाली बोली, तो फिर इस शादी का क्या मतलब है और ये कार्ड? राधिका बोली, वो तो हमारी एक चाल है। शादी में अभी 3 हफ्ते बाकी हैं और सगाई में 2 हफ्ते। इससे पहले पहले हम कुछ ऐसा कर देंगे कि जिससे उस शिव सिंह राठौर की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और ओम सिंह राठौर अपनी इज्जत बचाने के लिए शिव सिंह राठौर को अपनी कंपनी और अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। जायदाद से बेदखल हो जाने के बाद उनके पास तुम्हारे बेटे के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन शिव सिंह राठौर एक बार सीईओ की पोस्ट से हट गया तो फिर राठौर इंडस्ट्री अनाथ हो जाएगी और उस समय तुम्हारा बेटा मान ओम सिंह राठौर को इमोशनली सपोर्ट करके सारी कंपनी अपने नाम कर सकता है। सोनाली बोली, पर तुम इतना सब प्लान कब करा तुमने? राधिका बोली, यह प्लानिंग मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे ने की थी। सोनाली बोली, क्या? ऐसा कहकर सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा भी इन सब में इन्वॉल्व है। कि तभी कमरे में रोहित सिंह राठौर अपने बेटे मान सिंह राठौर के साथ एंटर हुआ। अपने सामने अपने बेटे को देखकर सोनाली बोली, मान तुम यहाँ? तो वही मान बोला, हाँ माँ, आपकी प्लानिंग के बारे में तो मुझे बहुत पहले से ही पता था, वो भी बचपन से। याद करो, जब शिव का 11वां जन्मदिन था तो जिस कार में वो अपने माता पिता के साथ अनाथ आश्रम में मिलने जा रहा था, उस कार में बम आपने ही फिट करवाया था। मैंने आपकी फ़ोन पर सारी बात सुन ली थी। मुझे तो मेरा भाई बचपन से ही पसंद नहीं था। पहले हमारे दादाजी की एक गलती के कारण हम सड़क पर आ गए। उसके बाद इस घर में हम रह तो रहे हैं, लेकिन ये घर भी हमारा नहीं है। जिस घर में हमारी हैसियत एक नौकरों से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें इस घर के फैसले लेने का हक नहीं है। बस हम इस घर में रह रहे हैं। घर में चलती काव्या राठौर की है और कंपनी में सागर राठौर की, जबकि आप और पापा उन दोनों से बड़े हो। फिर भी आपका कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है जो उस सागर राठौर को है और अब उसके बेटे को मिलेंगे। उसका बेटा मुझसे छोटा है, फिर भी राठौर इंडस्ट्री की सारी बागडोर उसके हाथ में है। मुझे लगा वो बुढ़ा पोते के मुंह में ही सही मुझे भी अपनी प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा देगा, लेकिन उसने भी बस एहसान दिखाया। मेरे नाम बस वो प्रॉपर्टी की है जो मेरे दादाजी ने कर्ज में खो दी थी। आखिर उस मामूली सी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगा? इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उस शिवांश सिंह राठौर के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर डालूंगा, सड़क पर ले आऊँगा। तभी रोहित सिंह राठौर बोला, हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब मेरे चाचा ओम सिंह राठौर की वजह से हुआ है। अगर वो उस समय मेरे पापा की मदद कर देते तो हमें हमारा घर नहीं छोड़ना पड़ता और मेरे पिता को हार्ट अटैक नहीं आता।
हमारी फैमिली को तबाह करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका हाथ है। इतने पैसे होने के बावजूद भी हमारे मदद नहीं करी उन्होंने। सारी प्रॉपर्टी बिक जाने के बाद वो हमें अपने घर ले तो आए, लेकिन हमें यहाँ वह हक प्राप्त नहीं हो पाए जो हमें मिलने चाहिए थे। बेशक चचेरा ही सही, पर मैं उनका सगा भतीजा हूँ। अगर वो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे सकते हैं तो मुझे भी तो दे सकते थे। आखिर बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपना खून अपना ही होता है। जब उन्होंने भेदभाव किया है तो मैं भी उसके बारे में क्यों सोचूं? इतना कहकर उनके चेहरे पर एक घृणा का भाव आ गया। वहीं सोनाली राठौर बोली, पर कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे दांव उल्टे पड़ जाएं। हमें ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर करना है। मैं चाहती हूँ कि कंपनी के शेयर्स जैसे ही डाउन हो जाएं, ठीक है, वैसे ही हम उस कंपनी को खरीद लें। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी तो है कि हम उसे बेचकर उस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, पर ये तभी होगा जब उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे और हमें अपने शेयर्स दे देंगे। और ऐसा तब होगा जब शिव सिंह राठौर की इज्जत पर कोई धब्बा लगेगा। रूही बोली, ज़रूर लगेगा आंटी, मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। मान बोला, सही बोला तुमने। सोनाली और राधिका एक साथ बोले, क्या आइडिया है? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने? तभी रूही बोली, कल हमने बैचलर पार्टी अरेंज की है और उस पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे राठौर ख़ानदान की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और राठौर ख़ानदान हमेशा याद रखेगा। कल की पार्टी में ही तो राठौर ख़ानदान का अंत निश्चित है। बस अब आप कल का वेट करिए। पार्टी कल रात है 8 बजे और परसों का सूरज राठौर इंडस्ट्री के साथ साथ ओम सिंह राठौर और शिव सिंह राठौर की इतने सालों की इज्जत पर एक काला ग्रहण होगा। इतना कहकर वह चुप हो गई। वहीं मान ने शेल्फ से कुछ बोतल निकाली और उसे निकालकर उसे खोलते हुए 5 ग्लास में भरने लगा और सबको देते हुए बोला, ये रहा राठौर इंडस्ट्री की बर्बादी के लिए। वहीं दूसरी तरफ शिव सिंह राठौर अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी शिव के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। शिव ने कॉल रिसीव करा तो दूसरी तरफ से उसका मैनेजर था, जिसकी आवाज़ आई, सर, मैं अश्विन बोल रहा हूँ। शिव बोला, अश्विन तुम? ये नंबर तो दूसरा लग रहा है। अश्विन बोला, हाँ सर, मैं उन लोगों से कैसे भी करके बच निकला हूँ। मुझे पता चल गया है कि आप पर जानलेवा हमला किसने कराया था और आपकी कार में बम किसने फिट कराया था। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए मैं आपको अपने घर के लैंडलाइन से फ़ोन कर रहा हूँ। शिव बोला, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ ये सब कुछ किसने करा है? आखिर किसका प्लान है ये? अश्विन बोला, सर, ये सब आपके भाई मान सिंह राठौर ने किया है ताकि आप यह शादी न कर पाओ और अगर आपको कुछ हो गया हो तो आसानी से वो इस कंपनी का वारिस बन जाएगा। शिव बोला, मान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर तुम अपनी टेंशन भी मत लेना। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी की सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। तुम्हारे घर के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। तभी अश्विन बोला, थैंक यू सो मच सर। शिव बोला, ठीक है, गुड नाइट। इतना कहकर शिव ने फ़ोन कट कर दिया। शिव अपने आप से बोला, तुमने बहुत गलत करा मान। मुझे पता था तुम गिरे हुए हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। अब मुझे एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। सुबह हुई तो आसमान साफ था। वहीं सूरज निकलता उससे पहले एक लड़की शिवजी के मंदिर में बैठ आरती करती हुई अपने हाथों में पूजा की थाली शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी मनमोहक थी कि वहाँ बैठे हर किसी का मन उस लड़की की आवाज़ में ही चला गया। वहीं मंदिर में आई हुई काव्या राठौर उस बच्ची को देखना चाहती थी जो इतना प्यारा गा रही थी। स्तोत्रम समाप्त हुआ और सभी लोग अपने अपने स्थान से उठकर प्रसाद लेने गए। वह लड़की प्रसाद लेकर काव्या जी के पास आई तो उस लड़की का चेहरा देखा। वह इतनी सुंदर थी कि मानो कोई भी उसमें खो जाए। काव्या जी उसे देखकर अपने मन ही मन में बोली। काव्या जी बोली, कितनी सुंदर आवाज़ है इसकी और कितनी प्यारी है ये। काव्या जी को यूँ मुस्कुराता देख काव्या जी के सामने बैठे पंडित जी काव्या जी से बोले। पंडित जी बोले, क्या सोच रही हो ठकराइन जी? काव्या जी बोली, पंडित जी, ये लड़की कौन है?
कितनी मधुर आवाज़ है इसकी। सुबह सुबह की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है मानो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखकर बोले। पंडित जी बोले, शिवांगी नाम है इसका, बड़ी ही प्यारी बच्ची है ये। काव्या जी बोली, बड़े भाग्यशाली होंगे इसके माता पिता जो उन्हें इतनी प्यारी बच्ची मिली है। तभी पंडित जी मायूस होते हुए बोले, इसके माता पिता नहीं हैं। अभी कुछ साल पहले इसने अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। काव्या जी बोली, माफ़ करिएगा पंडित जी, मुझे नहीं पता था। ये बच्ची बहुत प्यारी है। काश मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं इस बच्ची की शादी अपने बेटे से ज़रूर करवाती। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं ठाकुराइन जी, ये तो सब किस्मत के हाथों पर और भगवान के हाथों पर है। जिसकी डोर किससे कब जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी हो। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से किसी के बुलाने पर रवाना हो गए। वहीं काव्या जी की मुंह की बात उनके मुंह में ही रह गई। काव्या जी पंडित जी को जाते हुए देखकर बोली। काव्या जी बोली, क्या फ़ायदा पंडित जी, मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी शादी के सख्त खिलाफ है। बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी हुआ है, पर अब क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो एक फीकी सी मुस्कान हंसी और उस लड़की की तरफ आई और उस लड़की से बोली, जो इस समय अपने हाथों में आरती की थाल मंदिर से अपने घर लेकर जा रही थी। काव्या जी उसे रोकते हुए बोली, बेटा सुनो। किसी के मुंह से बेटा सुनकर शिवांगी पीछे की तरफ मुड़ी तो सामने एक औरत अपने हाथों में आरती की थाल लिए उसकी तरफ देख रही थी। शिवांगी उस औरत से बोली, जी कहिए। काव्या जी बोली, बेटा तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी और प्यारी है, हमेशा खुश रहो। शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद आंटी। इतना कहकर शिवांगी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। तो वहीं काव्या जी मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ बढ़ पड़ी। अपने ही मन में मन ही मन वह जाते हुए बोली। काव्या जी बोली, काश ये मेरी बहू बनती। आखिर कौन है ये लड़की, और क्या सच में काव्या जी जो सोच रही हैं वो सच होगा? क्या दो अनजान रास्ते एक मंजिल की तरफ जाएंगे? क्या शिव और शिवांगी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो पाएंगे? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। आज से कहानी के नए भाग रोज़ अपलोड किए जाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।